नाज़रीन, हमास और यमन की बड़ी मुलाकात हुई है जिसमें अहम तरीन फैसले किए गए हैं और इसके साथ साथ नाज़रीन अमरीकी सेनेट में इसराइली लॉबी पूरी तरह से फेल हो गई है और इसराइल के हक में फैसले करवाने में, उनके लिए इमदाद पास करवाने में, नेतन्याहू की सपोर्ट जारी रखने में इस वक्त पूरी तरह से ज्यूइश लॉबी फेल हुई है और उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन जो यहूदी दानिशवर हैं, जो वेस्ट के तजियाकार हैं, वो अब ये खुलकर लिखना शुरू हो गए हैं कि इसराइल टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। जी हां, ये मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, इस वक्त वो ज्यादा खुलकर लिखना शुरू हो गए हैं कि इसराइल मुकम्मल तबाही की तरफ जा रहा है और इसराइल ये जंग नहीं जीत सकता है। जितना इसराइल इस जंग को लंबा लेकर चल रहा है, उतना इसराइल के कायम रहने के जो चांसेस हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। तो ये बड़ी अहम तरीन खबरें हैं पूरे सबूतों के साथ। देखिए, ये कोई छोटी बात तो नहीं है जो हम यहां पर खड़े होकर बात कर रहे हैं कि इसराइल को जनाब खत्म होने जा रहा है। भाई, इसराइल को कायम किसने किया था? आलमी ताकतों ने इसराइल को कायम किया था। सुपर पावर और ग्रेट पावर्स उसके पीछे खड़ी हैं। तो कौन सी ऐसी चीज हो रही है कि इसराइल मुकम्मल ही खात्मे की तरफ जा रहा है? जितना वो ये जुल्म बढ़ा रहा है, जितना वो इस जंग को लंबा चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। हम इस बात को समझते हैं कि ये बड़ी बात हम कर रहे हैं, लेकिन ये एक नाजायज कब्जा है और इसको खत्म होना ही होना था और आज वो वक्त आ चुका है। और इसलिए पूरे सबूतों के साथ उन्हीं के जो एनालिस्ट है, उन्हीं का जो दानिश्वर तबका है, वो क्या चीजें लिख रहा है, ये हम आपके सामने पेश करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, वाकईतन ये बहुत एक गैर रिवायती जंग है और ये अनप्रेडिक्टेबल जंग है। यानी जंगें होती है, यूक्रेन की जंग भी चल रही है, एक पता है, एक लाइन है कि यार इधर रूस है, इधर अमेरिका और मगरब है, जंग चल रही है, लड़ाई हो रही है। लेकिन यहां पर तो बिल्कुल सूरत हाल अनप्रेडिक्टेबल है। एक एक बात के कई कई पहलू निकलते हैं, फिर अचानक सूरत हाल यकसर बदल जाती है। ठीक है, फिर नए नए ब्लॉक्स इस जंग की वजह से बन रहे हैं। यानी रशिया यूक्रेन जंग है ना, ब्लॉक क्लियर है कि पता है भाई रशिया ये है, इसके साथ फला फला मुल्क खड़ा है, इधर यूक्रेन है, इसके साथ फला फला मुल्क खड़ा है। तो वहां पर चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ जिस तरह जंगें होती हैं, लेकिन यहां पर बहुत एक मुख्तलिफ और अजीब सूरत हाल दुनिया देख रही है। जो इत्तेहादी हैं वो अपना ब्लॉक्स चेंज कर रहे हैं, फ़लस्तीन के इत्तेहादी बढ़ते चले जा रहे हैं, इसराइल के इत्तेहादी अनप्रेडिक्टेबली, अनप्रेसिडेंट तौर पर उसको छोड़कर जो है उसके खिलाफ हो रहे हैं। तो जो जियो पॉलिटिक्स है वो इस जंग के साथ बदल रही है। असल में मुझे जो लगता है कि चूंकि इस जंग के साथ दुनिया का ऑर्डर मुंसलिक हो गया ना, ये जंग तय कर रही है जियो पॉलिटिक्स और दुनिया का नया ऑर्डर, तो इसलिए ये इसके इम्पैक्ट इतने बड़े हैं और इसलिए एक छोटे से वाक़े के बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और इसलिए हर एक बात के कई पहलू हैं। अच्छा, तो हम आगाज करते हैं नाज़रीन। जो खबर इस वक्त सबसे टॉप न्यूज़ बनी हुई है, जो सबसे बड़ी खबर कहा जा रहा है, क्योंकि इस तरह की चीज़ अब से पहले कभी नहीं हुई। जी हां, कभी भी नहीं हुई। ये जो चीज़ हुई है, हमास और हौसियों की आपस में मुलाकात हुई है और ये मुलाकात समझ लें कि पहली मुलाकात है। इससे पहले हमास और हौसियों की कोई मुलाकात नहीं हुई है, इसीलिए ये बहुत गैर मामूली है। और इसको चाइना का मीडिया किस तरह से लिख रहा है, मतलब उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से इसको लिखा है। उन्होंने कहा जी, रेयर मीटिंग ऑफ हमास एंड हौसिस, कि रेयर मीटिंग है, ये बहुत ही जो कहते हैं ना गैर मामूली और नायाब, उस तरह ये वो वाली मुलाकात है कि यानी हमास और हिजबुल्लाह की मुलाकात हो रही है या बाकियों के साथ हो रही है, वो तो हो रही है, लेकिन हौसियों के साथ उनकी ये मुलाकात पहली मुलाकात है। और अब अगली बात ये सुन लीजिए कि इस मुलाकात में सिर्फ हमास नहीं थी, इस मुलाकात में फ़लस्तीन की बाकी तंजीमें भी शामिल थी। तो यूं इस मुलाकात की जो अहमियत है और भी बढ़ गई। यानी हमास और हौसियों का मिलना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमास के साथ बाकी तंजीमों का जाकर मिलना ये उससे भी बड़ी बात है। उसकी वजह यह है कि हमास और बाकी तंजीमें तो एक दूसरे से सलाम लेने को राजी नहीं थी, इनके इतने आपस में इख्तलाफात, झगड़े, क्या क्या कुछ नहीं हुआ। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो अकठ का आगाज हुआ है, ये तो रशिया से हुआ है। फ़लस्तीनी तंजीमों को आपस में बिठाकर एक ही टेबल पर ऑलमोस्ट 14 ये बड़ी जो तंजीमें थी, ग्रुप्स थे, उनको बिठाया गया और वहां से ये इनिशिएट हुआ है। यानी दहाइयों की जो लड़ाई है फ़लस्तीनियों की आपस में, जो कि उनकी शिकस्त की सबसे बड़ी वजह, यार इत्तेहाद ही है सब। भाई, जिस दिन इत्तेहाद वाली गेम मुसलमानों को समझ आ गई ना, उस दिन ये दुनिया पे फाते हो जाएंगे। तो इत्तेहाद ही असल मसला है। तो जो डिवाइड इधर इसराइल ने करके रखा, उसको रशिया, मतलब रशिया ये फ्रंट फुट पर आया, कोई अरब मुल्क या दूसरा तीसरा नहीं आया।
रशिया ने उनको एक टेबल पर बिठाया और उनको इकट्ठा किया है। तो उसकी जो प्रैक्टिकल मिसाल है वो हमें यहां पर देखने को मिली है। यानी इससे पहले हमास ने किसी ऐसी जगह पर मुलाकात जाकर नहीं की जिसमें उसके साथ बाकी फ़लस्तीनी तंजीमें भी हों। यानी कोई किसी फरीक के साथ हमास नहीं गई के साथ वो बाकी तंजीमों को भी लेकर गई हो। तो ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत सामने आ चुका है कि वो जो वहां पर मीटिंग हुई थी वो सक्सेसफुल हुई है और अब प्रैक्टिकली सारे फ़लस्तीनी तंजीमें जो है वो मिल रहे हैं और मिलकर आगे चल रहे हैं। मैंने आपको बता दिया इत्तेहाद ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो अब अल मयादीन जो लेबनान का सबसे बड़ा चैनल है वो इस कहानी को बयान कर रहा है कि इस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई, किस हवाले से फैसले किए गए हैं और कौन कौन सी दीगर तंजीमें जो हैं वो इसमें शामिल थी और हौसियों ने उनको क्या यकीन दहानी करवाई है। अच्छा, तो मैं ये कहानी उन्हीं की जुबानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये चूंकि बहुत हसास खबर है इसलिए उन्हीं की बिल्कुल जो वर्डिंग उन्होंने इस्तेमाल की है वो आपके सामने रखता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। अल मयादीन रिपोर्ट कर रहा है जी, द मीटिंग टुक प्लेस विद द पार्टिसिपेशन ऑफ फिगर्स from the first leadership ranks of the three factions with Ansarullah। यानी ये जो मुलाकात है ये ऐसा नहीं है कि इन तंजीमों की कोई सेकंड या थर्ड टियर लीडरशिप है, ये इसमें इस्माइल हानिया थे। ये बड़ी बात आप समझ लें कि ये फर्स्ट जो लीडरशिप है ना, यानी तो जो सबसे जो उनका सरबराह है, यानी हमास के सरबराह कौन है, इस्माइल हानिया। तो इस्माइल हानिया इसमें थे। इस्माइल हानिया के हौसियों से मुलाकात हुई, बता दिया कि ये पहली मुलाकात है। फिर बाकी जो तंजीमें थी उनकी भी फर्स्ट लीडरशिप थी। फिर नज़र बता रहे द मीटिंग बिटवीन द पैलेस्टीनियन फैक्शंस एंड अंसारुल्लाह कम्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द फैक्शंस स्ट्रेंथनिंग द कंप्लीमेंट्री ऑफ देयर रोल एंड प्रिपेयर्डनेस। अब ये वाली बात सुनिएगा, प्रिपेयर्डनेस ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिंग एस्केलेशन इन द रमदान। ठीक है, ये चूंकि तीन चार दिन पहले की मुलाकात है, ये आज की मुलाकात नहीं है, ये तो खबर अब सामने आई है ना, ये खुफिया मुलाकात हुई है, वो अब रिपोर्ट होना शुरू हुई है। तो उसमें ये सारे फैसले किए गए किस हवाले से, प्रिपेयर्डनेस फॉर द एस्केलेशन इन रमदान एंड प्रिपरेशन फॉर द रफा स्टेज। रमदान में एस्केलेशन और रफा पर जो हमला उधर से क्लैरिटी हो गई है कि नेतन्याहू करेगा, तो उस जब रफा पर हमला हो जाएगा तो फिर हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी, फिर इसराइल के शैतानी प्लान्स को क्या किस तरह से काउंटर करना है। फिर तो बात मतलब मुज़ाकरात तो फिर खड्डे में चलेगा ना, अब भी खड्डे में हैं लेकिन फिर तो बिल्कुल ही चांस खत्म हो जाएगा ना। तो उसमें फिर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, फिर तो जो है ना 1 इंच उनको देना है ना कोई उस तरह का मामला होना है, तो फिर किस तरह से जंग लड़नी है, तो उस हवाले से तैयारी हुई है। फिर उन्होंने कहा था पैलेस्टीनियन फैक्शंस confirmed during their meeting with Ansarullah the main lines related to the withdrawal of the occupation army from the territory of Gaza, the return of the displaced to their place of resistance, especially the people of the northern Gaza Strip, and reaching an honorable exchange। अब इसमें वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल ये आपस में बैठ कर तय किया है कि हम कोई टेम्परेरी सीज फायर पर एग्री नहीं होंगे, हम इनकी फौजों को विड्रॉल और जो सारा प्रपोजल आपको पता है मतलब जो मुआहदा है, हम अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगे। तो उस पोजीशन पर इसराइल को मजबूर करने के लिए अब जैसे यमन जो हाइपरसोनिक मिसाइल लेकर आया, अब वो कह रहा है कि हम इंडियन ओशन में भी जाकर हमला करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि अमेरिका पर प्रेशर बढ़ रहा है, यूरोप पर प्रेशर बढ़ रहा है और वो प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो रहा है इसराइल के ऊपर। अभी आगे चलकर मैं आपको बहुत बड़ी खबरें देने जा रहा हूं, वो सारा प्रेशर इसराइल पे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि इसराइल को अपनी पोजीशन से पीछे हटना पड़ेगा। तो तय ये हुआ है कि हमास अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेगी, मुकम्मल सीज़फायर, रिहाई कैदियों की, फलस्तीनी कैदियों की और उनका सीज जो मुहासरा है उसको खत्म करना, मतलब हम 1 इंच भी अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगे। और इसराइल को प्रेशराइज करवाने के लिए और उनको मनवाने के लिए किस तरह से जो है अंसारुल्लाह प्रेशर यानी यमन किस तरह से प्रेशर बढ़ाएगा, किस तरह से जंग को आगे बढ़ाएगा, तो ये उसमें चीज तय हुई है। फिर उन्होंने कहा अ मीटिंग ब्रॉट टुगेदर हमास, इस्लामिक जिहाद एंड पॉपुलर फ्रंट। ये दो सब बहुत बड़ी तंजीमें हैं, इस्लामिक जिहाद और पॉपुलर फ्रंट फलस्तीन की, फॉर द लिबरेशन ऑफ द पैलेस्टाइन। मैंने इसलिए आपको कहा ना कि मैं उनकी वर्डिंग आपके सामने रखने चाह रहा हूं कि भाई वो क्या बात कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ यह लिखा है कि जो तय चीज वहां पर हुई है लिबरेशन ऑफ द पैलेस्टाइन, यानी ये खाली जंगबंदी तक का मामला नहीं है, एक फेज है जंगबंदी यानी जारियत का खात्मा, इसराइली फौज का विड्रॉल, बाकी सारी चीजें।
लेकिन फाइनल स्टेज क्या, फाइनल एंड गेम क्या है, वो जो तय किया गया है वो द लिबरेशन ऑफ द पैलेस्टाइन। यानी अब जहां पर जंग को ले गया है, मतलब जिस तरह यमन ने अपनी रियासत ऑन स्टेक लगा दी, जिस तरह से हमास लड़ी है, बाकी हिजबुल्लाह ये वो, तो अब लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन से कम पर बात नहीं होगी। लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन से चीजें नीचे, किसी चीज को तस्लीम नहीं किया जाएगा। पहला फेज क्या है, जारियत को बंद करना, इसराइली फौज का निकलना, इमदाद का अंदर आना, फलस्तीनी प्रिजनर्स की रिहाई होना, यह पहला फेज है। लेकिन अल्टीमेट एंड क्या है, फलस्तीन की आजादी। विद द यमनी अंसारुल्लाह मूवमेंट ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज टू कोऑर्डिनेट ऑन द नेक्स्ट स्टेज। अब ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उन्होंने लिखा है कि नेक्स्ट स्टेज के लिए जो है कोऑर्डिनेशन वो हो रहा है सारी चीजें। द मीटिंग केम टू कोऑर्डिनेट पोजीशंस विद अंसारुल्लाह एंड लेटर assured the Palestinian factions of their continuation of support operations in the Red Sea, confirming their capability to continue and that the American British air strikes will not succeed to bringing about change। कि अमेरिकी बरतानवी ये जो हैं ये कुछ नहीं कर सकेंगे और हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो रेड सी में कंटिन्यू रहेंगे और उसके बाद ये आगे बढ़ेंगे। तो ये इस वक्त नाज़रीन बहुत बड़ी मुलाकात हुई है और इसको सारी दुनिया का मीडिया इस पर डिबेट कर रहा है, इसराइली मीडिया इस पर बहुत बड़ी डिबेट कर रहा है, टॉक शोज में बात हो रही है, क्योंकि ये बहुत गैर मामूली मीटिंग है और जिस तरह की वर्डिंग वहां पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की पैगाम क्लैरिटी के साथ दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट। देखें, ये 4-5 दिन पहले की मुलाकात है, उसी के बाद यमन हाइपरसोनिक मिसाइल लेकर आया है, उसी के बाद यमन ने अनाउंस किया है कि अब हम रेड सी से बाहर इंडियन ओशन में भी हमला करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मुलाकात के बाद की ये चीजें हुई हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल ये वो, तो मतलब ये है कि वो एक बिल्कुल नेक्स्ट स्टेज की तरफ जा रहे हैं। ये बड़ी अहम चीज है। तो इसके इंपैक्ट आने वाले दिनों में आपको और ज्यादा क्लैरिटी के साथ नजर आएंगे। तो ये बड़ी इत्मीनान की और बहुत फतह की खबर है, फलस्तीनियों का आपस में इकट्ठा होना। फिर देखें, ये आप बात समझ लें, ये कोई मामूली चीज नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर क्या मतलब गजा पर पहली दफा बमबारी हो रही है या इसराइल फलस्तीन की जंग पहली दफा हो रही है? तो क्या पहले भी यमन ने इस तरह आकर रेड सी को बंद किया है? क्या हिजबुल्लाह ने पहले भी आकर इस तरह की जंगें की हैं? तो बात यह है कि ये जो इकट्ठ हुआ है ना, यानी ये जो सारे साथ आकर खड़े हो गए हैं कि इधर हमास ने जंग लड़ी है, साथ हिजबुल्लाह आ गई, साथ शाम से, साथ इराक से, साथ यमन से, तो ये बहुत गैर मामूली है। अगर ये माजी में कभी हुआ होता, इतना इकट्ठ हुआ होता और इतनी कोऑर्डिनेशन के साथ जंग होती, तो फलस्तीन पहले ही आज़ाद हो जाता। और इसमें अभी का ये जो फिनोमेना नया देखने को मिला है, इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट ईरान को जाता है कि ईरान ने इन सब को इकट्ठा किया अपनी छतरी तले। तो वहां से ये सारी कोऑर्डिनेशन हो रही है, वहां से ये सारी जंग लीड हो रही है। इससे पहले क्या था, शाम बिखरा हुआ था, इराक बिखरा हुआ था, लेबनान के अपने मिसाइल, इधर सिविल वॉर चल रही थी यमन में। तो ये ईरान एक पूरी स्ट्रैटेजी के जरिए इनको सबको अपनी छतरी तले इकट्ठा किया है। सारी बात ना हौसी ईरान की मानते हैं, ना हिजबुल्लाह मानती है, ना इराक मानता है, ना शाम की तंजीमें मानती है, लेकिन फिर भी एक जो है ना थंब है, मतलब एक जो है ना छतरी जरूर बन गई जिसके नीचे चले सारे इकट्ठे तो हैं, कोऑर्डिनेशन तो हो रही है। तो इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो ईरान को जाता है। तो ये मुनज़्ज़म जब से ये जंग शुरू हुई है, तो आप देखिए 6 महीनों में इसराइल का हशर क्या करके रख दिया है। अभी आगे मैं मजीद इसका आपको रखता हूं कि 6 महीनों की जंग में, जिसमें सिर्फ हमने क्या किया कि इत्तेहाद के साथ जंग लड़ी है, तो इसराइल का हशर क्या हो गया। अब नाज़रीन, वो जो मैंने आपको कहा कि जो यहूदी दानिशवर हैं और जो उनके बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, जो तजियाकार हैं, वो क्या लिख रहे हैं, वो ओपनली अब ये लिखना शुरू हो गए हैं कि इसराइल एक तो जंग हारेगा और सिर्फ ये जंग ये नहीं होगी कि फिर घरों घर ही बैठ जाएंगे, ये इसराइल के मुकम्मल खात्मे की जंग होगी। मतलब ये उस तरफ इसराइल जा रहा है, उसकी पॉलिसी उसको इस तरफ धकेल रही है कि इसराइल मुकम्मल नक्शे से मिटने जा रहा है। जी हां, तो ये मैं सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा। और ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये जो सबूत हैं, आपको इस जंग की क्लैरिटी मजीद देंगी कि कोई कंफ्यूजन होती है कि भाई इसराइल तो देखें इतनी तबाही कर दी, इतने लोगों को शहीद कर दिया। तो बात समझने की यह है कि हिटलर ने भी कितने लोगों को जान से मारा था। तो हिटलर क्या फातेह कहलाता है? बच्चों और औरतों और निहत्ते लोगों को मारना फतह नहीं होती, मिलिट्री गोल अचीव करना फतह होती है, और वो उसमें नाकाम हुआ है। तो एट द एंड फिर हिटलर का और जर्मनी का अंजाम क्या हुआ आप देखिए। तो यही कुछ इसराइल के साथ होने जा रहा है, और इसराइल से तो उससे भी बदतर होने जा रहा है, क्योंकि जर्मनी की चलें अपनी लैंड तो थी ना, वो नेटिव तो थे, ये तो बाहर से दूसरे बरे आज़म से उठकर आए हुए हैं।
तो दूसरे बड़े आजम से आकर आपने 100 साल वहां की नेशन को इतना जुल्म कर लिया, तो अब वो इख्तिताम का वक्त आ चुका है। तो बहुत बड़े सबूत जरा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। यदियोनाथ, ये उनका बहुत बड़ा अखबार है, वहां पर यहूदी दानिश्वर क्या लिख रहे हैं? व्हेन इट कम्स टू प्रिवेंटिंग एन इजरायली सऊदी एग्रीमेंट एंड डिस्ट्रॉइंग एनी चांस ऑफ फ्यूचर नॉर्मलाइजेशन विद द अरब्स, हमास इज वेरी क्लोज टू विक्ट्री। ये उनके दानिश्वर लिख रहे हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन थी अरब्स के साथ, खुसूसी तौर पर सऊदी अरब के साथ, उसको मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया है हमास ने और वो विक्ट्री हो गई है। अब ये नॉर्मलाइजेशन जो है, एक पीछे में तफसीली वीडियो बना चुका हूं, मैं सिर्फ रेफरेंस आपको यहां पर दे रहा हूं। देखें, इसराइल ने कायम इस बात पर नहीं रहना था कि उसको असलहा बहुत दिया गया, उसकी फिजाइया बड़ी तगड़ी है, उसकी नेवी बड़ी तगड़ी है, उसकी मईशत बड़ी मजबूत है। इस बात पर इसराइल कायम नहीं रह सकता था, और ना ही इस बात पे रह सकता था कि मिडल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करके रखो। आपने किया ना, मिडल ईस्ट में आपने जो कुछ करना था कर लिया, मईशत भी स्ट्रॉन्ग कर ली, फिजाइया भी तगड़ी होगी, आर्मी भी, सारा कुछ कर लिया। लेकिन ये चीजें काफी नहीं थी इसराइल को कायम रखने के लिए। ये एक हद तक, एक टाइम तक तो ठीक था, लेकिन असल बात क्या थी? असल बात थी नॉर्मलाइजेशन। असल बात यह थी कि जिस रीजन में आकर, जिस खित्ते में आकर इसराइल बैठा है, जिसको आबाद किया गया इसराइलियों को, उसके लोग क्या उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मतलब क्या ये पूरे अरब जो हैं ये उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो इसलिए ये नॉर्मलाइजेशन है कि अगर ये सारे अरब इसको तस्लीम कर लेते तो ये असल जमानत थी इसराइल की। बाकी जो सारे फैक्टर्स हैं वो इसराइल का कब्जा तवील करने के लिए थे, लेकिन जो सही वाली जमानत थी हमेशा हमेशा कायम रहने के लिए इसराइल के लिए, वो क्या था? वो एक ही रास्ता था, नॉर्मलाइजेशन, एक्सेप्टेंस, कि क्या यहाँ के जो लोग हैं वो उसको तस्लीम करते हैं या नहीं। तो 100 साल हो चुका है, 100 साल से इनकी आबादियां यहाँ पर शुरू हुई ना, वैसे तो 1948 में कायम हुआ है। तो यहाँ के लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो बात यह है कि जब आपका कब्जा होता है ना, कब्जा एक हद तक कायम रह सकता है। तो सबसे बड़ा यह था कि आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं। और अभी मतलब अमेरिका ने कितना जोर लगाया, बहुत सारे मुल्कों के साथ हो भी गई, सऊदी अरब के साथ तो होने जा रही थी, तुर्की के साथ होने जा रही थी, लेकिन ये जो सारा एक अलग सा फ्लड आया, उसने ये सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। तो अब वो नॉर्मलाइजेशन कभी नहीं हो सकती। तो जब कभी नहीं हो सकती, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके दानिश्वर कह रहे हैं, जो कभी नहीं हो सकती, यानी आपने इतने लोग मजीद शहीद कर दिए, ये जो नफरत फैला दी, ये जो पूरी यतीमों की जनरेशन आपने खड़ी कर दी है, ये कैसे आपको एक्सेप्ट करेंगे? तो जब नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकती तो फिर आपकी वजूद की कोई जमानत नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। फिर अगली बात सुनिए, द बैटल इन गाजा इज नॉट अबाउट हु किल्स मोर but rather who is close to achieving its political goals, and Hamas is clear and has already achieved some of them while Israel does not exist। बहुत बड़ी बात है नाज़रीन, मैं बहुत इस पर जोर दूंगा, इस बात के ऊपर कि आपने इस बात को हमेशा याद रखना है। वो क्या कह रहे हैं? पॉलिटिकल जो है ना, पॉलिटिकल गोल हम चूंकि अचीव नहीं कर सके, फौजी गोल की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल गोल की बात कर रहा है। तो इसलिए, और उसमें हमास जो है उसने वो पॉलिटिकल गोल अचीव किए, इसीलिए वो फाते होगी, हम शिकस्त खाएंगे। अगली इसी से रिलेटेड स्टेटमेंट देखिए, विदाउट अ पॉलिटिकल होराइजन हमास विल डिफीट अस। अब ये पॉलिटिकल क्या है? ओ भाई, जंगें तो फौज से जीती जाती है, जंगें तो असलहे से जीती जाती हैं, बम्बों से जीती जाती है, फिजाइया और नेवी से जीती जाती है। ये क्या बात हुई कि पॉलिटिकल नहीं होगा तो जंग हम हार जाएंगे? तो ये असल बात है, जंगें उससे नहीं, वो एक फैक्टर होता है, बहुत मजबूत फैक्टर होता है, लेकिन अल्टीमेट फैक्टर क्या होता है? आपका पॉलिटिकल हिकमत अमली, जिसमें फलस्तीन हमेशा फेल हुआ है पॉलिटिकली, और आज तारीख में पहली बार उसको ये पॉलिटिकल हिकमत अमली में कामयाबी मिली। और ये पॉलिटिकल क्या है जिसमें इसराइल को शिकस्त हुई है? वो है जिस तरह से यूरोप के मुल्क खड़े हुए हैं, जिस तरह से वहाँ के अवाम खड़े हुए हैं, जिस तरह इनका बयानिया तबाह हुआ है, जिस तरह आलमी इदारे, यूएन जैसे, आलमी अदालत जैसे, बाकी ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन, बाकी आलमी इदारे जिस तरह से खड़े हुए हैं, जिस तरह से साउथ अमेरिका के मुल्क खड़े हुए हैं, जिस तरह से बाकी एशिया के मुल्क खड़े हुए हैं, ये जिस तरह से इसराइल आइसोलेट हुआ है, कभी तारीख में इसराइल कभी दुनिया के नक्शे पर इस तरह आइसोलेट नहीं हुआ। पहली बार इसराइल जो है इस तरह से आइसोलेट हुआ है। अमेरिका में खुद अमेरिकी अवाम जिस तरह से खड़े हुए हैं, जिस तरह उनके अब सेनेट में रौला पड़ा हुआ है, सेनेट में पूरी उनकी जो लॉबी है वो फेल हो गई है, और उनका मीडिया, मतलब पूरा वेस्ट का मीडिया उनके खिलाफ हुआ है। दिस इज द पॉलिटिकल डिफीट। आज उनके जो उनका मीडिया जो उनके पैसों पर चल रहा है वो भी उसको डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये डिफीट है
पॉलिटिकल डिफीट। और वो यहूदी दानिश्वर क्या कह रहे हैं, ये असल चीज है जिसमें हम फेल हुए हैं, और ये फेल जो है हमको कॉस्ट क्या करेगा, पूरा मुल्क कॉस्ट करेगा, ये जंग कॉस्ट करेगा। और नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर सारे ये कह चुके हैं अगर जंग हारे तो इस रीजन में हमारी कोई जिंदगी नहीं होगी, यानी जंग हारेंगे तो इसराइल भी खत्म हो जाएगा साथ ही। तो ये वो बात है, इसलिए जो बयानात आते हैं, जो ब्राजील का बयान आए, जो अगर नॉर्वे का बयान आए, स्पेन का आए, आयरलैंड, स्कॉट, ये जो मुल्कों के बयानात होते हैं ये मामूली अहमियत के हामिल नहीं होते। और जो इदारे जिस तरह स्टेटमेंट, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट जारी करती हैं, अगर अमेरिकी सेनेट से, किसी मुल्क के पार्लियामेंट से इसराइल के खिलाफ चीजें हो रही हैं तो वो मामूली नहीं है, वो सारी अब मिलकर एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रही हैं। दुनिया में जो मुजाहरे हुए उन सब ने मिलकर एक इंपैक्ट क्रिएट किया है, और वो कह रहे हैं कि ये अब इतना बड़ा इंपैक्ट बन चुका है कि पॉलिटिकल हमें डिफीट हो गई है, और ये डिफीट इसराइल को खत्म करने के लिए जा रही है। तो इस बात को आपने हमेशा याद रखना है। अब जरा अगली बात सुनिए, अमेरिका में अब पूरी तरह से सूरत हाल बदल गई है। यानी अचानक से देखें, प्रेशर तो हम आपको रिपोर्ट तो कर रहे थे भाई, अवाम ये कह रही है, मीडिया ये कह रहा है, कांग्रेस में हल्की फुल्की जो है ना मौसीकी शुरू हो गई है इसराइल के खिलाफ, तो वो अब बहुत बड़े लेवल पर इंपैक्ट वहां पर भी क्रिएट होना चाहिए। यानी अचानक गैर मुतवक्का सूरत हाल अमेरिका में, अमेरिकी सेनेट में खड़ी हो गई है इसराइल के खिलाफ, जो वहां पर डेमोक्रेट्स ने और बाकी सेनेटर्स ने इसराइल के खिलाफ बयान दिए हैं, और उसके ऊपर ज्यूइश लॉबी का बयान आया कि नेतन्याहू फेल हो गए और नेतन्याहू को हटाओ। तो अब वहां पर नाज़रीन क्या हो रहा है कि वहां से स्टेटमेंट आना शुरू हो गई है कि हमास तो बिल्कुल ठीक है, हमास तो अमन पसंद है, हमास का प्रपोजल भी ठीक था, हमास का पॉजिटिव एटीट्यूड था। आप जरा स्टेटमेंट देखिए, न्यूयॉर्क टाइम इसको कोट कर रहा है, हमास रिस्पॉन्स वाज विद इन द फ्रेमवर्क एग्रीड अपॉन एट पेरिस मीटिंग। तो आप अंदाजा लगाइए ये कितनी बड़ी बात है जो अमेरिका कह रहा है कि वो हमास तो टेररिस्ट थी भाई, हमास दहशतगर्द थी, हमास का खात्मा उनकी टॉप प्रायोरिटी थी। और आज क्या कह रहे हैं, हमास अमन पसंद है, हमास ने हमारे एग्रीमेंट पर राजी हुई, उसका रिस्पॉन्स अच्छा था, विद इन द लिमिट था। तो कौन एग्री नहीं हुआ? इसराइल एग्री नहीं हुआ। तो अमन के खिलाफ कौन है, दहशतगर्द कौन है? देखें आपको पता है, आप अपनी बात छोड़ें, उनकी बात करें, वेस्ट की बात करें, यूरोप की बात करें, जहां पर इनको मजहबी फरीजे के तौर पर सपोर्ट किया जाता था, जहां पर इनको 100 साल इनके हर जुल्म को डिफेंड किया जाता रहा, तो वहां पर क्या पता चल रहा है जी, हमास जिसको अभी आपने 1.5 माह पहले, 2 माह पहले दहशतगर्द कहा था, आप ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि वो तो बिल्कुल ठीक है। तो ये एक ऐसी फतह है जो रोजे रोशन की तरह यहां हो रही है, जो मैं पहले भी एक बार बात की, ऐसी ये फतह है जो रोजे रोशन की तरह यहां हो रही है। और उनकी जो शिकस्त है वो छुपाए छुप नहीं रही, वो छुपाए नहीं छुप रही, इतनी बड़ी उनको इबरतनाक शिकस्त हुई है। और अब इस हवाले से पहले इस्राएली मीडिया क्या लिख रहा है, वन ऑफ द सिमर्स अचीवमेंट इज दैट ही सक्सीडेड इन क्रिएटिंग अ रिफ्ट बिटवीन इसराइल एंड यूएस, कि जनाब याह्या सिमार इसमें कामयाब हो गया है। किस चीज़ में? अमेरिका और इसराइल को रिफ्ट डालने में। ये कोई मामूली चीज़ें नहीं है नाजरीन, आप अंदाज़ा तो लगाइए कितना बड़ा ताल्लुक था अमेरिका और इसराइल का, ये कितना बड़ा। अभी तक वो छोड़ा तो नहीं, उनका असले आना अभी भी बंद नहीं हुआ, लेकिन वो जो पॉलिटिकल रिफ्ट है वो बढ़ते बढ़ते इतना शगाफ पड़ गया है। और किसने डाला वो शगाफ? उनकी पॉलिटिकल हिकमत अमली ने। याह्या सिमार ने सुरंग में बैठे हुए, यार ये आप अंदाजा कर सकते हैं ये कितनी बड़ी जंग उन्होंने लड़ी है। यानी मैं तो कहता हूं इस पर पता नहीं कितनी किताबें लिखी जानी चाहिए, लिखी जाएंगी कि ये कितनी बड़ी फतह थी। एक लीडर जो सुरंग में बैठा हुआ था, उसने 2 तारीख के सबसे बड़े इत्तेहादियों में रिफ्ट डाल दी, ठीक है। तो ये कितनी बड़ी फतह होगी, कितना बड़ा माइंड होगा, कितना बड़ा जहन होगा याह्या सिमार का, किस हिकमत अमली के साथ उसने ये जंग लड़ी है। तो आज इसराइली मीडिया मानने पर मजबूर हुआ। अब नाज़रीन ये अमेरिका में साइकिल क्या बना है, यानी ये हो क्या रहा है दरअसल अमेरिका में हो ये रहा है कि देखें शुरू में एहतजाज शुरू हुए, पीपल ने, लोगों ने शुरू किए। अब उन लोगों के एहतजाज ने आहिस्ता आहिस्ता प्रेशराइज किया किसको? मीडिया को। तो मीडिया ने खिलाफ लिखना शुरू किया, मीडिया के साथ साथ कांग्रेस जो है वो खिलाफ होना शुरू हुई। अच्छा, अब मीडिया और कांग्रेस जब खिलाफ होना शुरू हुई, आला ऑफिशियल्स के बयान इसराइल के खिलाफ आए, तो उसने नया इंपैक्ट क्रिएट किया किस में? दोबारा से अवाम में, कि अच्छा ये तो अब सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं। जो यूएन ने कहा, जो आईसीजे ने कहा, वो उसने दोबारा से वो जो मुहिम चल रही थी ऑलरेडी, जो आगाज ही अवाम ने किया था, उसको उसमें नई वेव डाल दी। अच्छा, अब वो नई वेव अवाम में आई तो अवाम ने फिर ज्यादा रिएक्ट किया। अब वो जो ज्यादा रिएक्ट किया तो ज्यादा प्रेशर बढ़ा किस पर? अमेरिका के मीडिया और उनकी कांग्रेस पर, उनके हाई ऑफिशियल्स पर। तो ये इस तरह से अब साइकिल बन गया है
ठीक है ना। तो वो बात आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है, इसराइल और के खिलाफ जो है वो पूरी तरह से जा रही है। अब इस हवाले से बहुत बड़ा सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं। बाइडन की बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। बाइडन कह रहा है, बाइडन प्रेज द स्पीच ऑफ डेमोक्रेट लीडर इन सेनेट कॉलिंग इलेक्शंस इन इसराइल। बाइडन जो कहता था, जिसका स्पोक्स पर्सन कहता था कि कोई रेड लाइन नहीं है, नेतन्याहू के साथ खड़े हैं, स्टेटमेंट देने पर मजबूर हो गया है कि डेमोक्रेट जो सेनेटर्स खड़े हुए हैं, ये इसी की पार्टी है ना डेमोक्रेट। जिस दिन इन सेनेट के स्टेटमेंट्स आए थे, मैंने वो कहा था कि ये बहुत बड़ी बात हो चुकी है। तो आज बाइडन की स्टेटमेंट आ गई जी, डेमोक्रेट्स तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें इसराइल में जो है ना इलेक्शंस की ज़रूरत है। इलेक्शंस का क्या मतलब है? नेतन्याहू को हटाने की ज़रूरत है। भाई वो ये नहीं कह सकता कि जी नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है, इसको तो निकालो, इसको तो फांसी पे लटका दो, ऐसा थोड़ी होता है। वो यही कुछ होना था ना, मतलब ये इतनी बड़ी बात आ जानी हमारी फतह है, तो वो जो उसकी कैपिटल पनिशमेंट है या उसको अंजाम तक पहुंचाना है, वो फ़लस्तीन और उसके तहत पहुंचा लेंगे। लेकिन जो असल बात थी, अमेरिकन अवाम के सामने, वेस्ट के सामने इसराइल को एक्सपोज करना, ये जो बड़ा बना हुआ था ना जी, अल्लाह के चुनिंदा लोग हैं, गॉड के चूजन पीपल हैं, ये वो सारे जो है ना एक्सपोज हुए हैं, ये सबसे बड़ी फतह है। और इसके अलावा बर्नी सैंडर जो उनका सेनेटर, आखिर में उसकी स्टेटमेंट देखिए, वी कैन नॉट कंटिन्यू टू फंड नेतन्याहूज़ वॉर मशीन। हम नेतन्याहू की जो वॉर मशीन है उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो ये नाज़रीन अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ है जो आपके साथ शेयर किए, बड़े ज़बरदस्त हक़ाइक़, बड़ी रिसर्च के साथ, बड़े सबूत आपके सामने रखने की कोशिश की और आपको समझाने की कोशिश की है कि जंग को समझने के लिए कौन कौन से एंगल से, कौन सी चश्मे से आपको देखने की ज़रूरत है। इसराइल अपनी जो शिकस्त है वो उन शहीदों में छुपाना चाह रहा है, जो 79 लोगों को वो शहीद कर रहा है। तो असल में ये जंग इसराइल हार चुका है और इस हद तक हारा है कि उसका मुल्क टूटने जा रहा है। तो जितना वो इस जुल्म को बढ़ाता चला जाएगा, जितना ये जंग को लंबा खींचता चला जाएगा, वो दरअसल क्या कर रहा है कि अपने वजूद का खात्मा कर रहा है। ये उसकी तरफ सूरत हाल जा रही है। तो ये अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय जरूर आगाह करें। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।